देखिए, ये जो आप सभी लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर है, ये मैंने सॉल्व करवाया था अभी हाल ही में। और ये पेपर बेसिकली 26 जून 2025 का है, सोशल वर्क का पेपर। और क्वेश्चन पेपर बहुत आसान है, सरल है। ठीक है, सोशल वर्क का अगर देखा जाए तो कोई टफ प्रश्न इसमें से नहीं है। और ये सारे मैंने पेपर आप लोगों को सॉल्व भी करवाए हैं। इसका एक फाइनल आंसर की 21 जून यानी कल आया था। फाइनल आंसर की 21 जून यानी कल बेसिकली लाया गया। और उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया था, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया था। और इस पेपर को मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगा। तो दो तीन प्रश्नों में आपको थोड़ा सा वहाँ पे लगेगा, और लगेगा क्या, वो ऑप्शन बेसिकली है ही। ठीक है, दूसरा विकल्प होना भी चाहिए, परंतु आयोग ने अपने विकल्प को बदला नहीं है, यानी ड्रॉप नहीं किया है। एक प्रश्न था जो कि उस विकल्प में दो ऑप्शन सिमिलर थे। दो ऑप्शन बेसिकली क्या था, सिमिलर दिया गया था, समान था। अब ऐसे प्रश्नों में बेसिकली लगता है कि क्वेश्चंस ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि दो विकल्प है। या तो आपने ए विकल्प को चुना, या तो आपने फोर्थ यानी डी विकल्प को चुना। तो ऐसा भी देना चाहिए कि भाई जो बच्चे ए को लगाए हैं वो सही माना जाएगा, या जो बच्चे डी को लगाए हैं उसे भी सही माना जाएगा। तो ऐसा भी नहीं आयोग ने किया, आयोग ने केवल ए को ही दे दिया। तो एनटीए यूजीसी नेट जून 2025 का जो फाइनल आंसर की फर्स्ट शिफ्ट का आया सोशल वर्क का, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है ना। तो ये बच्चों के साथ हो सकता है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक प्रश्न साफ शब्दों में, जहां बेसिकली दो ऑप्शन आयोग ने दिया और उस प्रश्न का केवल पहला ही विकल्प दिया था अपने टेम्परेरी आंसर की में, और उसी को सही मानते हुए इस फाइनल आंसर की में भी उसको जारी कर दिया, यानी दे भी दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि दो से तीन प्रश्न थे, उसको बदलना चाहिए था, लेकिन बदला नहीं। अच्छा, कट ऑफ भी आप लोगों ने देखा। कट ऑफ तो बेसिकली कुछ मेरे हिसाब से, अगर मैं आपसे बात करूं तो कोई खास ज़्यादा टफ कट ऑफ नहीं बनाया गया, एकदम सामान्य स्तर पर कट ऑफ बेसिकली जारी किया गया। अगर मैं आपसे बात करता हूं जनरल कैटेगरी को लेकर, तो जनरल कैटेगरीज में जो कट ऑफ बनाया गया वो 206 गया था, और ये गया था जेआरएफ के लिए। नेट के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो कट ऑफ गई वो 180 गई नेट के लिए, और पीएचडी के लिए 156 गया। अब ये नंबर देख लीजिए, आप लोग के सामने है। अगर इस समय जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास देख रहे हैं और वो भी जनरल कैटेगरी से हैं, तो ये मान चलिए ये पेपर बेसिकली फैक्ट वाला था। तो इस तरीके से कट ऑफ गया, जेआरएफ का 206 गया, नेट का 180 गया, और पीएचडी का 156 गया। ठीक है, अगर आपको जेआरएफ लाना है तो मान के चलिए 210 प्लस होना चाहिए, 180 प्लस होना चाहिए, 160 प्लस होना चाहिए दिसंबर 2025 के लिए। क्योंकि दिसंबर 2025 का जो प्रश्न बनने वाला है वो कॉन्सेप्चुअल बनने वाला है, कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाई कट ऑफ भी कह सकते हो, क्योंकि पेपर इजी था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी को लेकर, जो 26 जून का पेपर हुआ, कल कट ऑफ जारी हुआ, उसमें अगर हम लोग बातचीत करते हैं ओबीसी कैटेगरी में जो जेआरएफ का कट ऑफ निर्धारित किया गया वो बनाया गया 198, और जो नेट का कट ऑफ गया वो बनाया गया 166, और पीएचडी का जो कट ऑफ गया 144। तो ये ओबीसी के कैंडिडेट के लिए है, जून 2025 की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2025 के लिए, तो मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा कि मान के चलिए कि 198 प्लस होना चाहिए, यानी 200 समथिंग, 170 आप मान के चलिएगा दिसंबर 2025 के लिए।
और 150 मान के चलिएगा आप सभी लोग पीएचडी के लिए। ऐसा आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली या लगभग में अपने अंक लाने होंगे, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरी को लेकर, तो एससी कैटेगरी में जो जेआरएफ के स्टूडेंट थे, जो बेसिकली कट ऑफ बनाए गए, वो 186 बनाए गए थे। नेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 154 बनाए गए थे और 138 पीएचडी के लिए बनाए गए थे। एससी श्रेणी में यदि आप आते हैं, कैटेगरीज में आते हैं, तो ये था इस बार का कट ऑफ उनका। एसटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसटी कैटेगरीज में 178 जेआरएफ का था और उसके बाद 150 नेट का था और पीएचडी के लिए 134 था एसटी के लिए। और एक आता है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करते हैं तो 200 था जेआरएफ के कट ऑफ बनाए गए थे और 164 नेट के लिए बनाए गए थे इस बार का और 142 बेसिकली पीएचडी के लिए बनाए गए थे। तो ये था कट ऑफ आप सभी लोगों के लिए, जो कि कल की डेट में बेसिकली दर्शाया गया है और बताया गया है। तो जिन बच्चों को ये अंक आए हैं वो बेसिकली आसानी से क्वालिफाई भी हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इस बार जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2025 के लिए, इसमें ये थोड़ा सा आप कह लीजिए कि थोड़ा सा परिवर्तन का पार्ट ये रहेगा कि यदि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को कंफर्म करने के लिए या आप ये कह लीजिए कि कंप्लीट करने के लिए उसके संदर्भ में एक एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे यूनिट नंबर 10 बेसिकली क्या है, योजना, कार्यक्रम, नीति इत्यादि से संबंधित है, ठीक है। और बच्चे योजना में गलती कर लेते हैं, कार्यक्रम में भी बेसिकली गलती कर देते हैं, अधिनियम यानी एक्ट में गलती कर देते हैं, ठीक है, नीति में गलती कर देते हैं। तो इसमें देखो एक तो वर्ष के साथ, दूसरा वो योजना क्या कहती है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक उसी प्रकार से कार्यक्रम भी, नीति और एक्ट यानी अधिनियम भी, ये चीज़ें आपको अभी से ही चीज़ें जो है ध्यान में रखना होगा कि कब आया और उसका क्या मूल उद्देश्य था। क्योंकि अगर पेपर देखा जाए तो इस पेपर में जहाँ पर भी बात किया गया इस तरीके के प्रश्नों पर, जैसे मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को दिखाना भी चाहूँगा, है ना, जहाँ योजना यूनिट नंबर 10 को रिलेट कराता है सवाल, ठीक है, उस संदर्भ में हम आपको थोड़ा सा एक आध दो प्रश्न दिखाते हैं यूनिट नंबर 10 के संदर्भ में। जीरो हो गया इस तो आपके सामने, है ना। ये देखो एक सवाल जो अभी मैं दिखा रहा था यहाँ पे, ये वाला सवाल देखिएगा। इस सवाल में अगर आप 69 वाले पॉइंट या विकल्प को देखेंगे या क्वेश्चन आईडी को देखेंगे तो विकल्प में देखिए इसने जहाँ पर लगाया है वो ऑप्शन नंबर 2 का चुनाव किया है आयोग ने, है ना, इस वाले विकल्प को, और यही विकल्प लेकर चला है क्योंकि ये देखिए दिया है आरोही क्रम में दिया हुआ है ना, आरोही क्रम में दिया हुआ है। और आरोही और एक अवरोही होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो प्रश्न में बेसिकली यहाँ पर भी जो है 2 नंबर समझिए आप लोगों को जो है डिडक्ट कर दिए गए हैं या आपको घटा दिए गए हैं। इस तरीके के प्रश्न भी यहाँ पे देखने को मिले थे हम लोगों को, है ना, ठीक है। देखिए अब ये यही अगर हम बात करते हैं इस सवाल को, 71 नंबर का सवाल है। देखो वर्ष के सामने आया हुआ है, योजना का नाम आया, जैसे समेकित बाल विकास योजना हो गया आपका, ठीक है, राष्ट्रीय डायरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम हो गया, रोग निरोधन कार्यक्रम हो गया, गेहूं आधारित अनुपूरक पोषण कार्यक्रम हो गया। ये सारे कार्यक्रम वर्ष के साथ आप लोगों को मैच करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब यूनिट नंबर 10 का ये पार्ट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 71 है वो यूनिट नंबर 10 का पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी है। देखिए अब जैसे ये सवाल है निर्धनता उपशमन कार्यक्रम नहीं है, ये भी यूनिट नंबर 10 का सवाल है, ठीक है। यहाँ पर भी कार्यक्रम और योजना से संबंधित ये सवाल दिया गया है, ठीक है। जितने भी चीज़ें यहाँ पर योजना कार्यक्रम से संबंधित सवाल बनाए जाते हैं वो बेसिकली यूनिट नंबर 10 से ही रिलेट कराए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये मैंने थोड़ा सा आपको प्रश्न दिखाया हूँ। अब मैं एक बार आपको बता दूं कि मैं इस समय यूनिट नंबर 10 पर बात कर रहा हूं और इससे पहले यहाँ पर आप देखिए तो सामाजिक प्रतिरक्षा आपका टॉपिक मैंने कवर कर दिया है।
अधिनियम और आपराधिक न्याय प्रणाली का टॉपिक भी कवर हो चुका है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो परिवारों के साथ समाज कार्य का टॉपिक भी कवर हो चुका है, बाल विकास का टॉपिक भी कवर हो चुका है। इसकी पूरी पीडीएफ और वीडियो का लिंक आपके टेलीग्राम पर है। यदि दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और इन केस यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ और वीडियो का लिंक अभी नहीं मिला है तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या मुझसे बातचीत भी कर सकते हो, और मैं आपको तुरंत इसको शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। क्योंकि शुरुआत से जब आपके पास नोट्स और वीडियो का लिंक आपके पास रहेगा तो आप सही तरीके से स्टडी करते रहेंगे, तो आप लास्ट में मुझसे किसी पीडीएफ और किसी वीडियो का डिमांड आप फिर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपके पास पर्याप्त कंटेंट रहेंगे, ठीक है। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आपके पास है तो आप हमें बताइएगा, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक इस समय जो चल रहा है बच्चों के लिए नीतियों और कार्यक्रम को लेकर। कल मैंने संवैधानिक प्रावधान पर बात किया था आप लोगों से इसके संदर्भ में, और बच्चों के लिए कौन कौन सी नीतियां थी ये भी बात हुई थी, और कार्यक्रम पर भी बात हुई थी, और संवैधानिक प्रावधानों पर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है राष्ट्रीय बाल नीति, है ना। आज का टॉपिक हमारा यही है, राष्ट्रीय बाल नीति। तो शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग इसके संदर्भ में। तो भारत की राष्ट्रीय बाल नीति 2013, ये देखिए अभी रिसेंटली की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए, ठीक है, बाल नीति को लेकर, तो बाल नीति वो नीति है जो सरकार के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, खासकर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और उसमें सर्वांगीण विकास की बात जब होती है ना, तो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, है ना, भाषाई विकास इत्यादि चीज़ों पर बल दिया जाता है। और यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय बाल नीति कब आई थी, तो उस परिस्थिति में भी आप ध्यान देने वाली चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो आप एक वर्ष आपने नाम सुना होगा, सभी बच्चों ने नाम सुना होगा, 1971 का वर्ष, 74 का, सॉरी 1974 का सुना है आप लोगों ने। राष्ट्रीय बाल नीति सर्वप्रथम कब आई थी बच्चों को लेकर संदर्भ में, तो आप सभी को पता होना चाहिए सन 1974 का वर्ष। और 1974 में घोषित जब राष्ट्रीय बाल नीति किया गया था तो वहाँ पर भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास को लेकर पर्याप्त सेवाएं प्रदान करने की बात कही जा रही थी, सिमिलरिटी है एकदम। तो अब इसमें कुछ हुआ मॉडिफाई, और उसी मॉडिफाई के आधार पर इन्होंने 2013 में बेसिकली एक नई राष्ट्रीय बाल नीति लाई है, ठीक है। और बच्चों के समग्र विकास और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक व्यापक नीति बन गई, और यह नीति 1954 की पहली बाल नीति की जगह लेकर बच्चों के अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण को अपनाती है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ष और हमारे सामने देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय बाल नीति सन 1954 की पहली बाल नीति, है ना। यहाँ आप थोड़ा सा बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। 1954 में राष्ट्रीय बाल नीति बेसिकली कोई इस तरीके का पार्ट नहीं था कि ये राष्ट्रीय बाल नीति, यहाँ पे देखो केवल नीति लिखा हुआ, राष्ट्रीय नहीं लिखा हुआ है, बात को सुनिएगा केवल मेरे अच्छे से। भारत की पहली अगर राष्ट्रीय कोई बाल नीति है तो वो 1974 की है, जहाँ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर बल दिया गया था। यहाँ जो ये नीति 1954 लिखा हुआ है, पहली नीति की जगह लेकर बच्चों के अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण को अपनाई है या अपनाती है। तो मैं आपको बता दूं, उस समय 1954 में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पहली बार मनाया गया था। तो उस समय कहा गया था कि बच्चों के अधिकारों और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बच्चों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनके कल्याण के बारे में, उनके जागरूकता को बढ़ावा देने के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया था 1954 में। 1954 में उसी दृष्टिकोण को, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल नीति का जो उद्देश्य था वो, और प्लस में जो 1974 का पहली राष्ट्रीय बाल नीति थी वो, इन दोनों को विलय करके एक राष्ट्रीय बाल नीति लाया गया 2013 में, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप पहली बाल नीति की जगह जो लिखा गया है, पहली बाल नीति की जगह, तो पहली बाल नीति सब आप 1974 समझिएगा, और ये जो नीति बताई गई है सन 1954 की, 1954 की, इसे आप समझिएगा कि ये 1954 में बाल दिवस है, ठीक है, ये बाल दिवस है।
और ये दिन जो है बच्चों के अधिकारों और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया था। ठीक है, तो 2013 में भारत सरकार की एक नई राष्ट्रीय बाल नीति की मंजूरी दी, जहां पे बच्चों के अधिकार, सुरक्षा, कल्याण के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया। और इस नीति में 2013 वाले में पोषण, शिक्षा, संरक्षण, भागीदारी जैसे क्षेत्रों पर बात कही गई थी। तो यहाँ मैंने 3 बात बताई है इस पॉइंट में, इस सिलेबस के पॉइंट में, राष्ट्रीय बाल नीति में मैंने 3 बातें बताई हैं, तीनों याद रखना है आपको। सर्वप्रथम आपको याद रखना है कि 1954 में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया, अधिकार और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है 1954 में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया था। ये पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है 1974, और 1974 का मतलब है 1974, जहां बच्चों के पहली बाल रीति मानी जाती है। शारीरिक और मानसिक सामाजिक विकास और स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण सेवाओं को समान पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया था। ये दूसरी बात याद रखनी है 1974 की। और तीसरी बात याद रखनी होगी आपको 2013 की, जिसे हम लोग बोलते हैं भारत सरकार की एक नई राष्ट्रीय बाल नीति, जहां बच्चों के अधिकार, सुरक्षा, कल्याण के लिए व्यापक ढांचा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसी में देखिए, इसके राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के अंतर्गत कुछ बेसिकली उद्देश्य हैं। बच्चों के अधिकारों की मान्यता, विशेषकर जीवन, अस्तित्व, विकास, संरक्षण और भागीदारी। फिर दूसरा पॉइंट में बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देना। तीसरी बात, सभी योजनाएं, कार्यक्रम में बाल अधिकारों को शामिल करना और बालकों को सुरक्षित, गरिमामय, समान और पोषण युक्त जीवन प्रदान करना। ये बेसिकली बच्चों के ना सकारात्मकता पर बल देना है, उसके विकास पर बल देना है, भागीदारी पर बल देना है, संरक्षण पर बल देना है, उनके अधिकार, कार्यक्रम, नीति, योजना और गरिमामय और समान पोषण युक्त जीवन प्रदान करने के लिए सकारात्मक शब्दों पर बल देना है। तो वो आपकी बन जाती है राष्ट्रीय बाल नीति 2013 की। अब इसी राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत कुछ प्रमुख एलिमेंट हैं या फीचर हैं या तत्व आप कह सकते हैं। जैसे एक है जीवन और स्वास्थ्य, बच्चों की गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, स्वच्छता, सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे शिक्षा और विकास, निःशुल्क, अनिवार्य और समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो। बाल सुरक्षा, बाल श्रम, तस्करी और दुर्व्यवहार, उपेक्षा, पोषण इत्यादि इसकी सुरक्षा करना। भागीदारी की भी बात करता है, बच्चों की उनकी उम्र और परिपक्वता के अनुसार निर्णय में भाग लेने का अवसर देना। विशेष ध्यान कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए किया गया, जैसे दिव्यांग बच्चे हो गया, आदिवासी बाल या बालिकाएं या संघर्षरत के क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो भी हो सकते हैं, उस पर विशेष फोकस करना। ये राष्ट्रीय बाल नीति या 2013 का बेसिकली फीचर है, या उसके आप कह सकते हैं विशेषता या तत्व भी शामिल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा निष्कर्ष है। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में भारत सरकार की द्वारा बेसिकली लाई गई और भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि हर बच्चा सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित और गरिमामय जीवन जी सके। और ये नीति UNCRC, ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि कभी कभी परीक्षा में UNCRC का पूरा नाम पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, के सिद्धांतों पर आधारित है। तो UNCRC के सिद्धांत पर आधारित है राष्ट्रीय बाल नीति 2013 की। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी 2 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये बनाया जा सकता है UNCRC का बेसिकली फुल फॉर्म, दूसरा बनाया जा सकता है कि UNCRC का जो सिद्धांत है उस पर कौन सी नीति बेसिकली लागू है या उसके सिद्धांत पर कौन सी नीति चालू है या स्टार्ट है। तो वो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय बाल नीति 2013 का। ठीक है, 2 तरीके के प्रश्न यहाँ से भी बनाए जा सकते हैं। उसके बाद देखिएगा क्रियान्वयन तंत्र होता है, ये एक प्रकार का मैकेनिज्म शब्द है ये बेसिकली इम्प्लीमेंशन का, और इसके संदर्भ में एक पार्ट हमारे सामने शामिल होता है NCPCR। मैं NCPCR के बारे में कल भी आप लोगों से चर्चा किया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ये आयोग है, इसका पूरा नाम है। इसे हम लोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बोलते हैं ना, ये आप जानते हैं भली भांति तरीके से। NCPCR के बारे में कई दिन से ये टॉपिक चल रहा है, आपका यूनिट नंबर 10, तो इस पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ। तो ये भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है NCPCR, और जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है, उसके संवर्धन के लिए काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम जो 2005 का है
बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसने कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 का, ठीक है, उसी पर ये बेसिकली बेस्ड है या उसी के आधार पर ही ये एनसीपीसीआर है। ये नीति की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रमुख संस्था के रूप में जाना जाता है। बेसिकली बच्चों के अधिकारों की निगरानी करेगा, संरक्षण करता है और उनके संवर्धन करता है। बच्चों से जुड़े जो कानून होते हैं, जो नीतियां होती हैं, उनकी समीक्षा करता है ये एनसीपीसीआर और उसमें सुधार करने का सुझाव देता है ये एनसीपीसीआर। बच्चों के विरुद्ध में पोषण हो गया, उपेक्षा हो गया, बाल श्रम हो गया, तस्करी हो गया, उनकी आदि शिकायतों पर अगर कोई क्रिया करती है या कोई इम्प्लीमेंशन होता है, वह एनसीपीसीआर करती है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, 18 साल से कम आयु का कोई अगर व्यक्ति है तो उसे बालक या बालिका कहेंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। 18 साल से कम आयु का अगर कोई व्यक्ति है तो वह बालक है या बालिका है, तो उस प्रक्रिया में हम उसे बच्चे के नाम से संबोधित करेंगे, बच्चा शब्द के नाम से संबोधित करेंगे। और ये बात साफ शब्दों में एनसीपीसीआर कही है। 18 साल से कम उम्र के बालक और बालिका कहेंगे, और उस रूप में परिभाषित अगर होता है एनसीपीसीआर के अकॉर्डिंग में तो उसे बच्चा कहा जाएगा, बालक कहा जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये एनसीपीसीआर का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आप भी ध्यान में रखना होगा आप सभी लोगों का। पूरा नाम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड है। किसके अधिनियम के अंतर्गत आता है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अकॉर्डिंग आता है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 2007 में हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत के पूरे क्षेत्र में लागू है और सभी बच्चों पर ये लागू है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर कितने वर्ष के बच्चे आते हैं तो 0 से लेकर 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो इसी पर ये काम करता है एनसीपीसीआर। ये कुछ फैक्ट हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, क्रियान्वयन क्षेत्र में राज्यों को अपनी राज्य बाल नीति बनाने के लिए प्रेरित करता है। एनसीपीसीआर का पार्ट आप कह सकते हो। बचपन के सभी चरण जैसे शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, उसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम बनाना होता है। बाल्यावस्था के बारे में मैंने पहले भी बताया कि 0 से 6 वर्ष भी आता है, 0 से 5 वर्ष भी होता है, ठीक है, या जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष होता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है। उसके बाद 6 से लेकर 12 वर्ष आता है बाल्यावस्था में, और 12 से लेकर 18 वर्ष आयु आती है आपकी किशोरावस्था में। बाकी मैंने आपसे बता ही दिया कि 0 से 18 वर्ष पे ये काम भी करता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो बच्चों के लिए कुछ प्रमुख नीतियां हैं। कौन कौन सी नीतियां हैं? जैसे कि आप जान चुके हैं, पता चल चुका आपको कि राष्ट्रीय बाल नीति जो 2013 की है, जहां अधिकारों की रक्षा करना, भागीदारी, सर्वोत्तम हितों पर विशेषकर बल देना, वो पार्ट आ जाता है। और उसके बाद बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 2016, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि देखो 1986 का संशोधन है ये 2016 वाला, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मजदूरी कराना अवैध बेसिकली बताया गया है। ये चाइल्ड लेबर की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, अमेंडमेंट एक्ट के 2016 की बात करता हूँ परीक्षा में, क्योंकि यही सवाल आने वाला है। तो 1986 मूल अधिनियम में संशोधन हुआ, तो वो संशोधन हुआ 2016 में। कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से हर प्रकार के काम को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये एक बात ये हुई 2016 में। फिर 14 से लेकर 18 वर्ष, 14 से लेकर 18 वर्ष। दूसरी बात है किशोरों को खतरनाक कामों में प्रतिबंधित कर देना। ये एडोलसेंस आप नोट करिएगा, 14 से 18 में एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था, ठीक है, किशोर अवस्था। और उसके बाद तीसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना है, बाल श्रम उन्मूलन को मजबूत करना है, मतलब बाल श्रम को खत्म कर देना है। ये पार्ट हुई थी। और मैं आपको बता दूं 29 जुलाई 2016 को संसद के द्वारा ये पारित हुआ और 1 सितंबर 2016 को बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम लागू हो गया, ठीक है। किशोर किसे बोला गया है इसमें? तो 14 से 18 वर्ष बोला गया है। बालक किसे कहा गया है इसमें? 14 साल से कम उम्र को बालक कहा गया है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट हमारे सामने आता है किशोर न्याय अधिनियम 2015 का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के रूप में जाना जाता है। ये अपराध से संलिप्त बेसहारा शोषित बच्चों के लिए न्याय और पुनर्वास व्यवस्था की बात करता है। देखो ये बच्चों की देखरेख और संरक्षण वाला एक अधिनियम है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट है 2015 का। और बेसिकली ये जानते हो ये आया है 2000 के स्थान पर, ये आया है 2000 के स्थान पर। इसका नाम बेसिकली अगर हम बात करते हैं 2000 के अधिनियम को बदलकर 2015 में लागू कर दिया गया,
तो 15 दिसंबर 2015 को ये लागू हुआ, सॉरी अधिनियमित हुआ 15 दिसंबर 2015 को, और 15 जनवरी 2016 को ये लागू हुआ। क्या हुआ? ये लागू हुआ। ठीक है, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाला। और इसमें क्या बात बताइए, 18 साल से कम उम्र के आयु का कोई भी व्यक्ति अगर है तो वो बालक है 18 साल से कम उम्र का। किशोर अपराध के बारे में बताया भी गया कि वह बच्चा जिसने कोई अपराध किया हो वो उसके बारे में जिक्र हुआ किशोर न्याय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। ठीक है, और यही बताया गया कि बच्चों के लिए बाल अनुकूलन न्याय प्रणाली सुनिश्चित किया जाए। इसमें सुधारात्मक देखभाल हो, पुनर्वास हो, गंभीर अपराधों में शामिल होने वाले जो किशोर हैं उनका समानुपातिक उत्तरदायित्व तय किया जाए। इस तरीके की बातें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में कही गई है। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। इसमें जानते हो 3 संस्थाएं आती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती 3 संस्थाएं। एक का नाम तो आप सब भली भांति तरीके से जानते होंगे। एक तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, जहाँ अपराध बच्चे या अपराध करने वाले बच्चों के लिए बेसिकली बनाया गया। और एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आती है, जहाँ संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको शामिल किया गया। एक इसी में ऑब्जर्वेशनल होम आता है, एक स्पेशल होम आता है, एक प्लेस ऑफ सेफ्टी आती है, ये इत्यादि कुछ इस तरीके के होम भी सर्विसेज किए गए हैं या उसमें प्रोवाइड कराए गए हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 वाले में। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग चाहो तो इसके संदर्भ में यहाँ पर याद रख सकते हैं। दत्तक ग्रहण शब्द भी आता है, अभी आप पढ़ोगे आगे, इसी सिलेबस में मेंशन किया गया है दत्तक ग्रहण शब्द एक, और वो आपको आगे मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, दत्तक ग्रहण में थोड़ा सा रोल है इसका कि इस अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण के लिए ना विधिक प्रक्रिया को सरल और ट्रांसपेरेंटी बना दिया गया है या पारदर्शी बना दिया गया है। ठीक है, दत्तक ग्रहण विधिक प्रक्रिया को बहुत ईजी कर दिया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाले में, इस पार्ट में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पोषण अभियान को लेकर। ये नाम आप भली भांति तरीके से जानते हैं। पोषण अभियान 2018 कुपोषण की रोकथाम को लेकर ये बेसिकली बहुत फेमस हुआ है ना, कि इस प्रक्रिया में यह भारत सरकार का एक प्रमुख अभियान था, कुपोषण को जड़ से ही समाप्त कर देना है। तो पोषण अभियान 1 मार्च 2018 को लाया गया ये। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जानते कहाँ से? झुंझुनू राजस्थान में। नोट करिए, देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना अगर आ सकता है कि हरियाणा के पानीपत जगह से स्टार्ट हुआ, तो ठीक उसी प्रकार से पोषण अभियान योजना भी आ सकता है कि कौन से राज्य और कौन से ज़िले से। तो आप नोट करना है तो कर लीजिए, झुंझुन, ठीक है, ज़िला राजस्थान से ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी हरियाणा से ही लागू की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 1 मार्च 2018 को बेसिकली 2022 तक ये मोटो रखा गया कि कुपोषण की जो समस्या है वो 2% की दर से घटाया जाए। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को, गर्भवती महिलाएं या धात्री माताओं के पोषण स्तर को सुधार करने की बात किया गया था। कम वजन, अमेनिया इत्यादि को जो है कम करने की बात यहाँ पर दर्शाई भी गई थी इसी में। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015, ये आप जानते हैं 22 जनवरी 2015 को लाया गया पानीपत हरियाणा से, जहां बेसिकली बालिका सुरक्षा और शिक्षा पर बल दिया गया था। और ये योजना में भी अगर कोई मुख्य रोल किसी का अगर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए, राष्ट्रीय बाल नीति के संदर्भ में अभी हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ा है उसी के आधार पे कुछ प्रैक्टिस है, ये आप लोगों को करना है। और फिर इसके नीचे आपको आंसर कीज भी मिलेंगे, और फिर भी मैं आप लोगों का यहाँ पे जवाब जानना उचित समझूंगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा, तत्पश्चात आप सभी लोग मुझे इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो पहला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय बाल नीति 2013 किस वर्ष में घोषित किया गया? ये सवाल आप सामने प्रस्तुत है। तो सही विकल्प क्या होना चाहिए? प्लीज़ मैं आप सबसे इसका राय जानना चाहूँगा। सी सर। सी। अच्छा, आप लोगों का जवाब यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ तो आप सभी लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए, अच्छा, सही विकल्प के रूप में राष्ट्रीय बाल नीति 2013 किस वर्ष में घोषित किया? तो ये ऑप्शन बेसिकली ऑलरेडी वहाँ पे 2013 लिखा हुआ है ना। सही विकल्प है ये, राष्ट्रीय बाल नीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। तो राष्ट्रीय बाल नीति 2013 का जो उद्देश्य है वो क्या हो सकता है? क्या केवल शिक्षा प्रदान कर सकता है? नहीं। क्या बच्चों को मतदान सी का अधिकार देता है? नो। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और समग्र विकास पर बल देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है राष्ट्रीय बाल नीति 2013 जो है किस अंतरराष्ट्रीय संधि के सिद्धांतों पर आधारित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर सी अच्छे से चीजें समझाए तो वो चीजें UNCRC। यू हाँ, सी यूएनसीआरसी का जो आप नाम बताया यहाँ पर, ये सही विकल्प के रूप में आपने चुनाव किया है और ऑप्शन में आपका तीसरा वाला विकल्प ही सही जाएगा। अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय बाल नीति के संदर्भ में ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में शामिल नहीं किया गया है? ये बड़ा अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या शामिल नहीं है? मताधिकार बी का। हाँ, मताधिकार का अधिकार शामिल यहाँ पे किया गया है विकल्प बी में। ये ऑप्शन आपका बेसिकली इनकरेक्ट है, गलत जवाब लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। राष्ट्रीय बाल नीति के तहत क्रियान्वयन और निगरानी, ये कौन सी संस्था बड़ी उत्तरदायी होती है? उस पार्ट में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। NCPCR। सी हाँ, आपने एनसीपीसीआर की अगर बात कर रहे हो तो अभी भी मैंने आपको बताया भी है कि इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। संरक्षण आयोग जो आपका शामिल यहाँ पे किया गया 2005 वाला अधिनियम, उसी के आधार पे एनसीपीसीआर की जो है बेसिकली स्थापना भी की गई थी। और यही सारा रोल जो है राष्ट्रीय बाल नीति में क्रियान्वयन और निगरानी का रोल अपना अदा करती है संस्था। तो सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला एनसीपीसीआर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में किस वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही विकल्प क्या होना चाहिए? सी C। सी। वंचित वर्ग के जो बालक हैं उन पर, जो दिव्यांग वर्ग के बालक हैं उन पर, जो आदिवासी बालक हैं उन पे, बालिकाएं हैं उनको उस पर इत्यादि, जो भी विभिन्न क्षेत्रों से पिछड़े या वंचित वर्ग के जो बालक आते हैं उन्हीं पर विशेष बल देता है राष्ट्रीय बाल नीति 2013 का। और सही ऑप्शन यहाँ पर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा विकल्प सही है। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 में सही विकल्प के रूप में अगर बात किया जाए तो समावेशी समावेशी और और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ये खासकर बल दिया जाता है। राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसार बच्चों की भागीदारी किस आधार पर सुनिश्चित की जानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। तो बताइए, बच्चों की भागीदारी किस आधार पर सुनिश्चित करना चाहिए? राष्ट्रीय बाल नीति किस पर बताता है? क्वेश्चन नंबर 8, C। उनकी उम्र और परिपक्वता के अनुसार। बिल्कुल आपने विकल्प यहाँ पे अगर सी का चुनाव कर रहे हैं तो आप सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में किस प्रमुख विकास चरण को ध्यान में रखकर योजना बनाने की बात कही गई है? क्वेश्चन नंबर 9। तो सी मैंने अभी आपको बताया भी था, बचपन के सभी जो चरण है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये आपका ऑप्शन माना जाएगा विकल्प में आपका तीसरा वाला। निम्न में से कौन सा बाल अधिकार राष्ट्रीय बाल नीति का है? ये आपको बताना है। जीवन का सी अधिकार है आपका, और सुरक्षा का अधिकार भी है, भागीदारी का अधिकार भी है, लेकिन रोजगार का अधिकार यहाँ रोजगार का शामिल अधिकार है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा होगा यहाँ पर, ये सी वाला विकल्प सही है। तो ये जो सवाल था आप लोगों का राष्ट्रीय बाल नीति के संदर्भ में, ये आपके सामने प्रश्न थे। नीचे आपके इसके आंसर भी मिल जाएंगे। अब हमारे आगे आता है यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 10 का। अगर हम सिलेबस देखते हैं तो उसमें देखिए एक पार्ट यहाँ पे शामिल किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा बच्चों के अधिकारों पर यूएन कन्वेंशन लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा बच्चों के अधिकारों पर यूएन अभिसमन, या उसे कन्वेंशन कह सकते हो, यूएनसीआरसी। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, ये है बेसिकली पार्ट यूएनसीआरसी का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर बात करते हैं। ठीक है, बच्चों के अधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और घोषणाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये बात आप जानते हैं। तो उसी के संदर्भ में कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहल हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कार्य होता है, जिसमें से सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सन 1924। ठीक है, 1924 जिनेवा घोषणा या बच्चों के अधिकारों की पहली अंतर्राष्ट्रीय घोषणा थी। अब इस बात को आप समझिए, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड है, ये बच्चों के अधिकारों की पहली अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। ठीक है, जिसे जिनेवा घोषणा भी कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि जिनेवा घोषणा किसे कहा जाता है। तो
तो आप बता सकते हो सीधा सीधा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चों के अधिकारों की पहली अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है, उसी को जिनेवा घोषणा कहते हैं, क्योंकि ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में पारित हुआ है, इस वजह से कहते हैं इसको जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये पारित हुआ। और जानते हैं 26 सितंबर 1924 में ये पारित हुआ है ना, ये पारित हुआ। लीग ऑफ नेशंस और तैयार की गई थी सेव द चिल्ड्रेन इंटरनेशनल यूनियन के द्वारा, ये है ना, सेव द चिल्ड्रेन इंटरनेशनल यूनियन के द्वारा ये बेसिकली प्रस्तावक संस्था के रूप में नाम आया। और ये केवल इतना काम करता था कि मानवता का बचाव बचपन से ही शुरू होता है। तो इस घोषणा पर, इस सोच पर, मतलब ये जो घोषणा आप देख रहे हैं जिनेवा घोषणा 1924 वाला, इस सोच पर आधारित थी कि मानवता का बचाव बचपन से ही शुरू होता है, इसी सोच पर आधारित थी। इसमें बच्चों का विशेष देखभाल हो गया, सुरक्षा हो गया, अधिकार हो गया, इत्यादि बातें कही गई थी। इस घोषणा में 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स आए थे। 5 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स में जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल एक ये था कि बच्चों को विकास के लिए आवश्यक साधन मिलना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात ये कहता था कि भूखा बच्चा जो है खिलाया जाए, बीमार बच्चे का इलाज किया जाए, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात इसमें था कि गरीब, अनाथ, बेसहारा बच्चों को सहायता दिया जाए। चौथी बात थी कि बच्चों को आपदा की स्थिति से पहले उसको राहत दे दिया जाए, आपदा से, है ना, बचाया जाए। और पांचवी बात इसमें थी कि बच्चों को मानवता की सेवा के लिए उसे तैयार किया जाना चाहिए। तो इस तरीके की कुल 5 बातें बेसिकली बताई गई थी जिनेवा घोषणा में। ये बड़ा पुराना है, 1924 का पार्ट है, आप ऐसे यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। 1924 में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, ये स्थापित है। लीग ऑफ नेशंस और बच्चों के अधिकारों की पहली एक अंतर्राष्ट्रीय ये घोषणा है, ये इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पहल, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पूछा गया है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें आप ध्यान रखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, अपनी कॉपी पर नोट भी करते रहिएगा। देखिए ये हरियंट की किताब में और भी किताबों में नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ये आपको मैं 100% बता रहा हूँ। दूसरी बात करता हूँ यहाँ पे 1946 यूनिसेफ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों की सहायता के लिए स्थापित की गई थी। ये दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बेसिकली घोषणा आप कह सकते हैं। यूनिसेफ का पहला तो आप सभी लोगों को इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा, इंटरनेशनल हो जाएगा, और सी से चिल्ड्रंस हो जाएगा, ई से इमरजेंसी हो जाएगा, एफ से फंड हो जाएगा। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, परंतु इसके नाम में परिवर्तन हो गया। अब इसका नाम बदल दिया गया। अब जानते हैं इसमें क्या कर दिया गया, इसमें केवल इमरजेंसी शब्द को हटा दो, इमरजेंसी शब्द को, लेकिन आपको ना लिखा हुआ ऐसे ही मिलेगा। अगर जैसे फुल फॉर्म पूछेगा तो UNICEF ऐसे मिलेगा, लेकिन जब इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो विकल्प में ढूंढना आप सभी लोग यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, बस इतने ढूंढना, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, चिल्ड्रंस फंड। आप हटा देना इंटरनेशनल शब्द भी, आप हटा देना इमरजेंसी शब्द भी, ठीक है, तो आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा, वही सही विकल्प होगा। अब हटा दिया गया उसका, अब नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड नाम है अब। ये 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया था। ये साफ शब्दों में आपके स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों की सहायता के लिए स्थापित किया गया था यूनिसेफ। अच्छा, ये जानते हैं क्या था, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ना यूरोप, चाइना और अन्य देशों के प्रभावित जो बच्चे थे, उन बच्चों को आपातकाल में सहायता देने की काम करती थी ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय। इस बच्चों को खाद्य हो गया, दवाएं हो गई, स्वच्छता हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, इत्यादि चीज़ें जो है उसको मुहैया कराता था या उसको प्रोवाइड कराया जाता था, ठीक है। शुरुआत में ये संस्था अस्थायी थी 1946 में, जरूरी ये नहीं था कि भाई ये संस्था आगे चलेगी या नहीं चलेगी, बंद भी हो सकती है, इसलिए अस्थायी थी। परंतु बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए सन 1953 में, 1953 में, नोट करिएगा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए 1953 में इसे एक अस्थायी संस्था का दर्जा मिल गया। तो परीक्षा में अगर सवाल पूछा जाए अस्थायी अस्थायी शब्द भी, तो आप लोग अस्थायी वाले शब्द को कहिएगा कि 1953 से हुआ, 1953 से हुआ, लेकिन 1946 में यह अस्थायी संस्था के रूप में काम करती थी। जरूरी ये नहीं था कि ये आगे बढ़ेगी, हो सकता है बंद भी हो जाए, ये पार्ट था। आज वर्तमान में अगर बात किया जाए
तो इसमें शिक्षा, टीका, पोषण, जल स्वच्छता, बाल सुरक्षा, बाल अधिकारों की निगरानी करता है ये यूनिसेफ आज वर्तमान 2025 में। और कुल टोटल भारत सहित इसमें कुल कितने देश हैं जो काम करते हैं, तो 190 देश हैं। परीक्षा में आप सभी लोगों ने देखा 26 जून को ILO में पूछ लिया कि ILO में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो उसमें जवाब आया था 187 जवाब, और यही बिल्कुल सही जवाब भी है। उसी तरीके से यूनिसेफ में अगर आपसे पूछता है कि कुल कितने मेंबर्स रहे हैं, तो 190 का नाम आप सभी लोग लगाइएगा, हो सकता है परीक्षा में इस तरीके के सवाल बन भी जाए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको हमें स्किप नहीं करनी चाहिए, अपनी कॉपी पर नोट कर लेना चाहिए। बात करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर। आता है 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बच्चों के लिए मूल अधिकारों की घोषणा है। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है हमारे सामने 1959 का, डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, बाल अधिकारों की घोषणा है ये। मैं आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको 20 नवंबर 1959 में पारित की गई थी। ठीक है सॉरी। तो आप याद रखिएगा कि बाल अधिकारों की जो घोषणा 1959 में हुआ, ये 20 नवंबर यानी 20 नवंबर 1959 को इसकी घोषणा हुई और पारित हुआ। मूल अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इसको स्वीकार किया गया, क्योंकि सिलेबस में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य लिखा हुआ है। ठीक है, ये शब्द ध्यान रखिएगा। तो उन्हीं के आधार पे कहा गया कि विश्व बाल दिवस के रूप में हम लोग वहीं से मनाना शुरू करते हैं। घोषणा की तिथि बेसिकली 20 नवंबर 1959 का था, तो विश्व बाल दिवस के रूप में यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो उसी पार्ट में कहा गया कि बच्चों के समान अवसर, सुरक्षा, गरिमा, है ना, गरिमा सुनिश्चित करना, दुनिया भर के बच्चों के कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना, सभी देशों को बच्चे के प्रति संवेदनशील नीतियों को अपनाने को लेकर प्रेरित करना, इस तरीके की बात बताई गई। और इसी बाल अधिकारों की घोषणा में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जब बच्चों पर बात हुई या उनके अधिकारों पर बात हुई, तो कुल टोटल 10 सिद्धांत थे। कितने सिद्धांत थे बताइए? कुल कितने सिद्धांत थे जो 20 नवंबर 1959 को जब इसे पारित किया गया, तो कुल टोटल 10 सिद्धांत थे। अब वो आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा में तो भाई 10 सिद्धांत हैं, अब कैसे आएंगे, उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे नोट करवाता हूँ, बहुत ही छोटा छोटा है। ठीक है, नंबर 1 सिद्धांत आपका आएगा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल बात है, हर बच्चों को समान अधिकार मिले, इसका मतलब है भेदभाव नहीं। दूसरा, विशेष संरक्षण। विशेष संरक्षण सिंपल बात है, बच्चों को विशेष देखभाल और सुरक्षा की बात होनी चाहिए, इसलिए विशेष संरक्षण होगा। तीसरा, नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार होगा। नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार तीसरा सिद्धांत होगा ये। ठीक है, अधिकार है ये। चौथे नंबर पे अगर बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं एवं पोषण होगा चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो पांचवा भी आप मेंशन कर सकते हो, शारीरिक, ठीक है, मानसिक, ठीक है, सामाजिक विकास का अधिकार, सामाजिक विकास का अधिकार, ये पांचवा हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद आप देखिएगा छठे नंबर पर क्या चीज़ें शामिल होंगी। छठे नंबर पर विशेष शिक्षा और देखभाल होगा, विशेष शिक्षा एवं देखभाल होगा। सातवें नंबर पर प्रेम और समझ का वातावरण होगा। इसका मतलब ये था कि परिवार का अधिकार इसमें शामिल किया गया सातवें में। विशेष शिक्षा और देखभाल का मतलब ये था कि शारीरिक और मानसिक अक्षमताओं की स्थिति में उनकी बेसिकली क्या करना, हम लोगों के स्पेशल एजुकेशंस प्रोवाइड कराने हैं और उनको केयर टेकर के रूप में शामिल करना है। निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा भी होगी, निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा की बात हुई थी। ठीक है, और नौवां जो सिद्धांत था, पहले राहत पाने का अधिकार, पहले राहत पाने का अधिकार, राइट या अधिकार। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका शोषण से सुरक्षा, शोषण से सुरक्षा। देखिए, पहले राहत पाने का अधिकार का पहले राहत पाने का जो अधिकार है ना,
इसमें आपदा या युद्ध की स्थिति में उनको बेसिकली प्रोवाइड कराया गया था ये। और शोषण से सुरक्षा का मतलब ये था कि बाल श्रम, तस्करी, दुर्व्यवहार इत्यादि के से संदर्भ में इनको जो है सुरक्षा देने की बात कही जाएगी। तो ये पार्ट इसके संदर्भ में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें कुल टोटल आप कह सकते हो 10 सिद्धांत थे। बाल अधिकारों की घोषणा 1959 की मैं बात कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको स्थापित किया गया। कुल इसमें 10 सिद्धांत है। इसका इम्पोर्टेंस यूएनसीआरसी के आधार पर हुआ है, यूएनसीआरसी के आधार पर हुआ है। ठीक है, और विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1959 में ये घोषणा हुई थी। ठीक है, और अपनाया था, आप याद रखिएगा, 1989 को 1989 में यूएनसीआरसी भी अपनाया गया। ठीक है, अपनाया गया। तो 1989 में यूएनसीआरसी भी अपनाया गया। तो ये शब्द भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने आ भी रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, 1989 यूएनसीआरसी बच्चों के अधिकारों पर सबसे व्यापक और कानूनी रूप से बाध्यकारी अभिसमन, ऐसा आप कह सकते हैं। मेरा कहने का भाव यह है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, ये बेसिकली ये संधि बच्चों के अधिकारों की रक्षा, सम्मान और पूर्ति के लिए सुनिश्चित करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 20 नवंबर 1989 को ये अपनाया गया था, है ना, 20 नवंबर को ये भी है, 20 नवंबर को 1959 को ये भी है, बाल अधिकारों की घोषणा ऊपर वाला भी, और यूएनसीआरसी भी 20 नवंबर 1989 का है, ये दोनों वही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इसी दिन विश्व बाल दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। वर्ल्ड चिल्ड्रन, अब ये कब से मनाया जाने लगा? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, तो आप 20 नवंबर आप कह सकते हो 1989 से। और इसमें बच्चा किसे माना गया है? तो 18 साल से कम आयु की जो व्यक्ति होगा उसको माना गया। बच्चों के जीवन, विकास, संरक्षण, भागीदारी के अधिकार पर बल देता है। सभी देश बच्चों के अधिकारों के रक्षा करें, विकास का समान अवसर प्रोवाइड कराएं, इस तरीके की बात इसमें बताई गई है। जैसे ऊपर मैंने भी बताया ना, बाल अधिकारों की घोषणा में 1959 में कुल 10 सिद्धांत थे, लेकिन यूएनसीआरसी में कुल 4 सिद्धांत थे। इसमें 10 नहीं, इसमें 4 सिद्धांत है। पहले अभी हम आगे बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा इसको थोड़ा सा। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का अभिसमन है ये 1989 का। ठीक है, 20 नवंबर 1989 को अपनाया गया। भारत ने इसे कब अपनाया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये पॉइंट है। 11 दिसंबर 1992 को एक संधि के रूप में भारत ने इसे स्वीकार कर लिया। यह अब तक की सबसे अधिक देशों द्वारा मान्यता प्राप्त मानवाधिकार एक प्रकार की संधि मानी जाती है यूएनसीआरसी को। ठीक है, अब इसी में देखिए 4 प्रमुख सिद्धांत थे, मैंने अभी आपको बताया भी था। जैसे पहला है भेदभाव रहित व्यवहार, मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशंस, या आप कह लीजिए भेदभाव ना करना, बात दोनों ही कही है। तो सभी बच्चों के अधिकार समान होना चाहिए, ये बात बताएगी पहले नंबर पर। दूसरा बताएगा बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय की बात कही गई। ठीक है, यहाँ पर सर्वोत्तम मतलब बेस्ट, आप कह सकते हो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, है ना, ऐसा बोल सकते हो आप। तो बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय, इसका मतलब है कि हर नीति और निर्णय में बच्चे का हित सर्वोपरि हो। बात सही है, ये सर्वोपरि होना चाहिए। और तीसरी बात है कि जीवन, अस्तित्व और विकास के अधिकार पर बात हुई, मतलब राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट पर बात हुआ। हर बच्चे का जीवन या हर बच्चे को जीने और बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। ये जीवन, अस्तित्व और विकास के अधिकार को शामिल करता है, बताता है कि हर बच्चे को जीने और बढ़ने का अधिकार है। ये बात कहता है यूएनसीआरसी अपने 4 कोर प्रिंसिपल्स में। और एक लास्ट आता है बच्चे की राय और भागीदारी के अधिकार आता है। इसका मतलब है रिस्पेक्ट फॉर द व्यूज़ ऑफ द चाइल्ड। आप कह भी सकते हो यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं निर्णयों में बच्चों की भागीदारी बड़ी ज़रूरी होती है निर्णय में, तो राइट टू आप पार्टिसिपेशंस का भी पार्ट इसमें कह सकते हो। ठीक है, यूएनसीआर प्रमुख अधिकार है। सर जीवन मरने की पहचान मतलब सर एक मिनट, मरने हाँ जी, ये मरने की बात हुई है सर, जीवन और मरने की अधिकार। नहीं, आप मुझसे पॉइंट नंबर 3 पूछ रहे हैं, जीवन और अस्तित्व और विकास के अधिकार की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जी हाँ सर, हर बच्चे को जीने और बढ़ने, हर बच्चे को जीने और बढ़ने का अधिकार है, मरने का अधिकार थोड़ी ना है। जी सॉरी सर, है ना, सॉरी सर, मेरे यहाँ नेटवर्क का इशू है ना, तो मैं गलत समझी थी, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। तो जीने और बढ़ने का अधिकार है ना।
आगे हम बात करते हैं तो यूएनसीआरसी के कुछ प्रमुख मैडम अधिकार होते हैं। उसमें कहा गया कि जीवन और पहचान का अधिकार, जन्म के साथ ही पहचान, नाम और नागरिकता का अधिकार शामिल किया जाएगा। ये बेसिकली एक राइट होगा। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा मुक्त और अनिवार्य होनी चाहिए, ये बात बताई गई। स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार, पौष्टिक भोजन हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, दवाएं हो गई, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो गया। पोषण से सुरक्षा और अधिकार, बाल श्रम और यौन शोषण, तस्करी, हिंसा आदि से सुरक्षा। आश्रय और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षित घर, पारिवारिक वातावरण, देखभाल का अधिकार, ठीक है। राय और अभिव्यक्ति का अधिकार, बच्चे की अपनी बात कहने और विचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये पार्ट इसमें शामिल किया गया है। मैं आप सभी लोगों को एक बार बता दूं कि ये जो यूएनसीआरसी का प्रमुख अधिकार है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिसंबर 2025 में ये सवाल बनाएगा 100%। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पॉइंट को ज़रूर समझ लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, जीवन की पहचान भी अधिकार है, जन्म की पहचान, फिर नागरिकता के अधिकार की बात हुई है, शिक्षा के अधिकार की बात हुई है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हुई है, पोषण की सुरक्षा की बात हुई है, आश्रय की बात किया गया है, राय और अभिव्यक्ति की बात कही गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। अच्छा, यूएनसीआरसी के अंतर्गत ना अगर मैं आर्टिकल की बात करता हूँ, कुल टोटल आर्टिकल तो 54 है। यूएनसीआरसी में कुल आर्टिकल जानते हैं कितने हैं? 1 से लेकर 54 तक है, ठीक है। अब इसमें ना जो 42 नंबर का अनुच्छेद है, नंबर 42 का, वो बच्चों के अधिकारों पर बात करता है, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट होगा। और एक अनुच्छेद 12 आता है जहाँ क्रियान्वयन और निगरानी के बारे में बात किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाएगा, क्रियान्वयन और निगरानी। तो 2 अनुच्छेद हैं यूएनसीआरसी में, जहाँ 54 यानी 54 अनुच्छेदों में से 2 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत ने इस संधि को अपनाते हुए कई कदम उठाए, जैसे राष्ट्रीय बाल नीति बनाया 2013 में, किशोर न्याय अधिनियम बनाया 2015 में, बाल श्रम निषेध संशोधन अधिनियम 2016 में बेसिकली आया। सर जी जी बताएं। सर बोलिए मैडम। बारवा जो अनुच्छेद आपने बताया था हाँ, 42 के बाद, वो किसके लिए बताया था? बच्चों, वो जो एक अनुच्छेद आपका 42 है मैडम, ठीक है, जो 42 है वो बच्चों के अधिकारों पर है, और जो आर्टिकल 12 नंबर का है वो क्रियान्वयन और निगरानी के लिए है, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए है, ठीक है। तो 12 और 42 यानी 42, 12 एंड 42 ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं यूएनसीआरसी के अंतर्गत अगर बेसिकली बात कर रहे हैं अगर हम लोग, क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक आईसीडीएस का पार्ट भी रहेगा, सर्व शिक्षा अभियान का भी बात यहाँ पर हो रहेगी, ठीक है। एंड उसके बाद पोषण अभियान की बात होगी, जैसे कार्यक्रम इसमें शामिल होंगे। एनसीपीसीआर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार का संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में हुई है, ये बात आप जानते हो, ठीक है, ये पार्ट ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों में बच्चों के अधिकारों की बात हुई, अर्थ आप अभी अभी देखें कि बच्चों के अधिकारों की मान्यता देना, उन्हें संरक्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई घोषणाएं हुई, संधियां और संगठन कार्य कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सभी बच्चों के समान अवसर, सुरक्षा, पोषण और शिक्षा प्रोवाइड कराना है, ठीक है। जहां अभी भी हम लोगों ने थोड़ा सा इसके वर्ष ऊपर पढ़े हैं, 1924 वाला, ठीक है, जिनेवा घोषणा, 1946 यूनिसेफ का भी पढ़ चुके हैं, 1959 भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे 10 सिद्धांत वाली घोषणा यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1989 में अगर हम बात करते हैं तो यूएनसीआरसी का रोल हमें देखने को मिल जाता है। 1990 में आप देख सकते हैं विश्व बाल शिखर सम्मेलन हुआ, ये बाल अधिकारों की वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जोड़ दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप देख सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अगर हम लोग बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में अभी भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है ना। और उसके बाद एक आता है WHO, बाल स्वास्थ्य और पोषण और रोग जो है रोकथाम। देखिए, ये बात आप भलीभांत तरीके से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन आप भलीभांति तरीके से परिचित हैं इससे। मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर हम लोग बात ही कर रहे हैं, इसलिए इंटरनेशनल पर ही हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब सिंपल था कि इस प्रक्रिया में विश्व स्तर पर स्वास्थ्य मामलों को कोऑर्डिनेट करना, दिशा निर्देश देना, मानकों को निर्धारित करना, ये सारी चीज़ें शामिल किया गया। मैं आपको बता दूं कि ये 7 अप्रैल सन 1948 को इसकी स्थापना हुई और 7 अप्रैल को हेल्थ डेज मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय WHO का जो है जिनेवा में है,
ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये सभी को उच्चतम स्तर पर स्वास्थ्य प्राप्त करने पर अधिक बल देता है। ठीक है, मेन काम इसका यही है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक को निर्धारित करना, रोगों की निगरानी करना और वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार करना, कोविड-19, मलेरिया, टीबी, पोलियो इत्यादि संबंधित मार्गदर्शन देना WHO का ही रोल बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, HIV, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, टीबी, मलेरिया, पोलियो उन्मूलन इत्यादि जैसे कार्यों में WHO का एक अहम रोल हमें देखने को मिला भी है। ठीक है, याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 में स्थापित हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई। इसकी आधिकारिक कुल भाषाएं बेसिकली 5 हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की 5 अन्य भाषाएं हैं और प्लस में एक इंग्लिश भी है इसमें। ठीक है, WHO में कुल टोटल इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 190 सदस्य देश हैं। ठीक है, या यूनिसेफ में भी 190 हैं और ILO में अगर हम बात करते हैं, ILO में तो 187 सदस्य देश हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखते चलना है साथ साथ। ठीक है, भारत संस्थापक सदस्य है इसका WHO का, ये बात आप जानते हैं, संस्थापक सदस्य के रूप में नाम आता है भारत का, इंडिया का। ठीक है, यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को बाल शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार पर बल देता है ना। ये बात आप भलीभांत तरीके से रूबरू भी होंगे, जानते भी होंगे। यूनेस्को किस तरह से बाल शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार को बढ़ावा देता है। ये पहली बात तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है ये 16 नवंबर सन 1945 में 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी यूनेस्को की। याद रखिएगा इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में, और विश्व शांति सतत विकास को बढ़ावा देने पर ये अपना रोल अदा करता है। सर्व शिक्षा अभियान में अपना सहयोग भी देता है। यहाँ तक कि SDG की बात अगर मैं करता हूँ, SDG की बात अगर मैं करता हूँ गोल नंबर 4 में, तो 2030 तक के सभी बच्चों को समावेशी और समान शिक्षा को सुनिश्चित करने में अपना रोल भी अदा करता है SDG 4। ठीक है, SDG 4। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा इसके संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद आता है अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये आप ध्यान रखिएगा ILO को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो विश्व राष्ट्र की एक विशेष संस्था है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये बाल श्रम उन्मूलन पर बात करता है ये भी, और 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, श्रमिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ये बाल श्रम, जबरन श्रम, भेदभाव को समाप्त करता है, ये श्रमिकों की नियोक्ता के बीच में संवाद भी करता है। ठीक है, ये पार्ट इसके अंतर्गत आता है। इसमें 3 पक्ष शामिल होता है। ILO में कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। 3 पक्ष कौन कौन से शामिल किए गए हैं वो नोट कर लीजिए। एक तो सरकार इसमें होती है। ठीक है, अब जब ILO की संरचना की बात मैं कर रहा हूँ तो एक सरकार होता है इसमें, और एक एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय का मतलब होता है नियोक्ता। और एक तीसरे नंबर का आता है वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं श्रमिक संगठन। 3 पार्ट या 3 पक्ष इसमें शामिल किए गए हैं। ये तीनों बात को आपको याद में रखना होगा। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो एक कन्वेंशन दिया गया है 138 और 182। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कन्वेंशन बाल श्रम उन्मूलन में 138 क्या है और 182 क्या है। 138 नंबर का जो है वो मिनिमम एज कन्वेंशन 1973 का है, 1973 का है ये। ठीक है, ये नोट भी करते चलिएगा कॉपी पर। कन्वेंशन 138 में 1973 में ये बेसिकली ये बताएगा, मिनिमम एज कन्वेंशन बताएगा। इसका मतलब ये है कि न्यूनतम कामकाजी आयु तय की गई थी 1973 में, पहली बात। ठीक है, ये बात बताई गई थी। और 182 का एक कन्वेंशन देख रहे हैं आप। इसमें मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो ये वर्थ फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है। ये 1999 में आता है। ठीक है, 1999 में आता है वर्थ फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। ये कहता है खतरनाक बाल श्रम पर रोक लगाना। खतरनाक बाल श्रम पर रोक लगाना, ये कन्वेंशन 182 है जो 1999 में लाया गया था। बस इतनी बात केवल आपको यहाँ पर याद रखना है। ILO के द्वारा बनाए गए हैं कुछ प्रमुख कन्वेंशन, जिनमें से 2 कन्वेंशन बहुत प्रमुख हैं। एक है 138 और एक है 182। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आगे अगर हम लोग करते हैं बात यहाँ पर भारत, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये भारत में अगर बात आती है, ये तो इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, अगर भारत में आईएलओ ने यही कन्वेंशन की मान्यता कब दी, भारत ने, ये 138 नंबर का और 182 नंबर का भारत ने कब दी मान्यता, तो भारत ने 138 और 182 दोनों को 2017 में दिया था, 2017 में दिया था। नोट करिए एक एक फैक्ट जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर कहता है भारत की भूमिका, भारत में यूएनसीआरसी 1992 और आईएलओ बाल श्रम कन्वेंशन को स्वीकार किया, यहाँ पर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और राष्ट्रीय बाल नीति 2013, किशोर न्याय अधिनियम 2015, आईसीडीएस, पोषण और एसएसए जैसी योजनाओं को प्रतिबद्धता को एक हिस्सा बना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से होगा, ठीक है। ये आप लोगों को जवाब बताना है। पहला सवाल, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाल अधिकारों पर कन्वेंशन यूएनसीआरसी किस वर्ष अपनाई गई थी, ये आपको बताना है। पहले सवाल का पहला विकल्प क्या होना चाहिए, प्लीज जवाब। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही जाएगा, सन 1980, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यूएनसीआरसी के तहत बच्चों की परिभाषा क्या है, बच्चों की परिभाषा क्या है, ये दूसरा सवाल है। 18 वर्ष के व्यक्ति, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यूएनसीआरसी के अनुसार बच्चों को कितने मुख्य प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में तो 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, यानी आप इसे कह सकते हो कोर प्रिंसिपल भी, अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो पार्ट यहाँ पे शामिल हो जाएगा। फिर उसके बाद अच्छा देखो, ये यूएनसीआरसी का है 1989 का, अगर आपसे यही प्रिंसिपल पूछता 1959 में तो 10 सिद्धांत, ठीक है ना, 10 जो मैंने अभी आपको नोट करवाया साइड में यहाँ पर 10 सिद्धांत, ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा देश यूएनसीआरसी का हस्ताक्षर करता नहीं है, देखिए यूएनसीआरसी का कौन सा देश हस्ताक्षर करता नहीं है, तो अमेरिका को आप हटा दीजिए, अमेरिका नहीं, अमेरिका इम्पोर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। भारत में यूएनसीआरसी को कब अनुमोदित किया गया, आपको बताना, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प क्या होगा, कब अनुमोदित, कब स्वीकार, हाँ 1900 आपका 92 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के तहत कौन सी एजेंसी निगरानी का कार्य करती है, क्वेश्चन नंबर 6 यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट नहीं यहाँ पे आपका आएगा ना, कन्वेंशन के तहत कौन सी एजेंसी कार्य करती है ना, तो कमेटी ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका कि यूएनसीआरसी के तहत बच्चों को किस प्रकार की भागीदारी का अधिकार प्राप्त है, क्वेश्चन नंबर 7 में किस प्रकार के अधिकार, निर्णय प्रक्रिया की भागीदारी, ऑप्शन नंबर, ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार के कन्वेंशन का अनुच्छेद 12 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद अभिव्यक्त और राय देने का अधिकार से साबित है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था सवाल आपके सामने, कुल 8 प्रश्न मैंने लिए थे यहाँ पर, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, ये कल का टॉपिक होगा, आप सिलेबस में देख सकते हो, यहाँ तक चीज़ें मैंने कवर कर दिया है आप लोगों की, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कन्या भ्रूण हत्या के बारे में, ठीक है, और फिर इसके आगे दत्तक ग्रहण, प्रतिपालक देखभाल, और फिर इसके संदर्भ में प्रश्न भी करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में हम सभी लोग, ठीक है।